स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जो भी फर्स्ट ईयर में है, किसी भी स्टेट से है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप दक्षिण भारत से हो, चाहे आप उत्तर भारत से हो, पूर्वी भारत से हो, किसी भी भारत के हिस्से से हैं और आप GNM कर रहे हैं, तो आपके लिए यह चैनल परफेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको जो PDF जो कंटेंट दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ। समझने की बातें हैं तो आप समझिए, जिस लैंग्वेज में भी समझना है समझकर उसको आप अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आराम से लिख सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको PDF दे रहा हूं, वीडियो भी दे रहा हूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए और साथ में अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। हम यहाँ पे लेकर आए हैं बायो साइंस और बिहेवियर साइंस। जैसा कि जानते हैं, इससे पहले 4 दिन आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आया है, लेकिन अब इस सप्ताह में 2 दिन बचता है, फ्राइडे और सैटरडे। तो इस फ्राइडे और सैटरडे को एक दिन में 2 सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन ला रहे हैं। जैसे आज आपका बायो और बिहेवियर फर्स्ट पेपर ए होता है, सेकंड पेपर ए होता है, तो इस दोनों को एक में रखे हैं और फिर फंडामेंटल और कम्युनिटी को एक वीडियो में लाएंगे एक एक क्वेश्चंस। ओके, जिससे होगा क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर होंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है मकसद, हम लोग को एग्ज़ाम तक कम्प्लीटली रिवाइज भी शुरू कर देना है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला आज 2 प्रश्न जो लेकर आए हैं, बायो साइंस से जो प्रश्न है वह ऊतक के बारे में है, ऊतक के प्रकार के बारे में है, और एक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि ऊतक क्या होते हैं, प्रकार बताइए और किसी एक ऊतक के बारे में चर्चा करें, तो मैं आपको यहाँ पर आज एपिथेलियल पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अगले वीक में आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और एक और रह जाता है आपका नर्वस टिश्यू, तो उसको भी बता ही देंगे, ठीक है। और इस हिसाब से आपका ऊतक वाला, कोशिका वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके ना। चलिए आज मैं आपको ऊतक वाला दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किस चैप्टर का है, ऊतक टिश्यू वाला। चलिए बताते हैं। तो आपका जो सेल और जो टिश्यू है, यह दूसरे नंबर का आपके यूनिट का है। चैप्टर नंबर 2 है बायो साइंस का, जिसमें से सेल तो मैं आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। ऊतक के बारे में अब हम लोग चलिए जानते हैं। साथियों, ऊतक क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि मानव शरीर के सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है, ठीक है। तो वो सारे कोशिका जो होते हैं, बहुत सारे कोशिका जो अलग अलग गुणधर्म के कोशिका होते हैं, वह अपने अपने कैटेगरी में कोशिका सब मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह की ऊतक कहते हैं। मानव शरीर का निर्माण निम्न ऊतकों से मिलकर बनता है। साथियों, बेसिकली हमारा सबसे छोटा जो शरीर का यूनिट होता है, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, वो होता है सेल यानी कोशिका। अब ये जो कोशिका होते हैं, सब गुण के अलग अलग कोशिके होते हैं, ठीक है। ये विभाजन के फलस्वरूप कोशिका का नया कोशिका का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिका होते हैं, सब कोशिका का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग गुणधर्म होता है, अलग अलग फंक्शन कार्य होता है। तो जो जिस गुणधर्म के होते हैं, जो जिस कार्य को करने वाले कोशिका होते हैं, वह कोशिका आपस में मिलकर समूह बनाकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। और यही जो है आपके क्या होते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अब जो ये टिश्यू का निर्माण होता है, तो यह टिश्यू जो है मिलकर हमारे बॉडी को निर्माण करता है, ठीक है। तो ऊतक के बारे में समझ गए कि मानव शरीर में वैसे कोशिका जो एक समान संरचना और एक समान कार्य वाली कोशिका का समूह होता है, उसी समूह को हम लोग जो है ऊतक कहते हैं। समझ गए चीज़ को। और ये मानव शरीर के जो निर्माण होता है, निम्न ऊतकों से मिलकर बनता है। कौन कौन ऊतक है, चलिए ज़रा सा देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया, एपिथेलियल ऊतक मतलब उपकला ऊतक, जिसके बारे में आज संपूर्ण डिटेल से चर्चा भी करेंगे। उसके बाद संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू एंड तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये कुल 4 प्रकार के आपके जो हैं टिश्यू होते हैं। इसको हमको लोग को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कनेक्टिव पूछ देगा या एपिथेलियल पूछ देगा या मस्कुलर पूछ देगा या नर्वस पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको चारों को अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग को कंप्लीट करना ही चाहिए। अभी हम लोग चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे।
और इस तरीक़ा से पढ़िए कि एंजॉयफुल लगे, चीज़ों को छोटे छोटे डिवाइड करके पढ़ें ताकि माइंड में घुसे, माइंड में चीज़ों को आप कैप्चर करें। सिर्फ वीडियो देखना मकसद नहीं है, समझना सबसे बड़ी मकसद है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं वॉच करेंगे तब तक चाहे आप 10 बार किताब को पढ़ ले, 10 बार PDF को पढ़ ले, आपको वही कन्फ्यूजन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको पहले ही बताए हैं कि उपकला उत्तक को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक आपका क्वेश्चन है कि उपकला उत्तक को जो है अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं उपकला उत्तक होता क्या है। पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। उपकला उत्तक समान बनावट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वाली होती है, मतलब एक समान बनावट वाली होती है। इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ये सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कोशिका हो गया तो इसी कोशिका से जुड़ा हुआ दूसरा भी कोशिका होगा, इसी से जुड़ा हुआ तीसरा कोशिका भी होगा, इसी से जुड़ा हुआ चौथा होगा, इसी से जुड़ा हुआ पांचवा होगा, इसी से जुड़ा हुआ छठवां होगा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा होगा, इसी से जुड़ा हुआ अन्य होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो कोशिका होगा एपिथेलियल में और जो कोशिका का समूह होगा जो उत्तक बनाएगा, तो इसमें कोई जो है रिक्त, कोई जो है आपके ब्लैंक नहीं होंगे, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होंगे, रिक्तिकाएँ नहीं होंगे। यह एक समान संरचना का होगा, फ्लैट होगा और सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, ये सभी कोशिकाएं एक प्रकार के समांगी पदार्थ मतलब होमोजीनियस और म्यूकोप्रोटीन सबस्टांस के द्वारा एक झिल्ली पर आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो एपिथेलियल उत्तक होता है बेसिकली यह झिल्ली के एक स्तर के सतह पर जुड़ा होता है। ये जो एपिथेलियल वाला जो टिश्यू होता है नॉर्मली यह एक स्तर बनाता है, एक लेयर बनाता है। किसी भी ऑर्गेन पर यह एक लेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो है एक समान पदार्थ के मिलकर एक लेयर बनाता है एक झिल्ली द्वारा। ठीक है, और सभी झिल्ली जो है आपस में जुड़कर एक लेयर बनाता है। ठीक है, एपिथेलियल उपकला कोशिकाएं असत्वतीय एवं आंतरिक भागों की आधार कलाओं की आवरण होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एपिथेलियल उत्तक टिश्यू होता है यह जो है क्या होता है कि यह बेस में होता है। ठीक है, बेस जो होता है ना किसी भी ऑर्गेन का आधार होता है और उस आधार के जो मेंबर होता है, जो कला होता है उसका यह कवर करता है, वह एक आवरण बनाता है। तो सीधी सी समझिए कि एपिथेलियल उत्तक एक स्तर में होता है जो बेस को क्या करता है, ढक के रखता है, आवरण दे के रखता है, जिसमें कोई रिक्तिका नहीं होता है और यह जो है एक समान संरचना के होता है और सभी कोशिका इसमें के आपस में सटी हुई होती है और यह एक समान पदार्थों के बना होता है। तो यही एपिथेलियल उत्तक होता है। तो एपिथेलियल के बारे में हम लोग जान गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसके टाइप्स के बारे में। आपको इसका टाइप्स एपिथेलियल उत्तक का, उपकला उत्तक का जो टाइप्स है दिमाग घुमा देगा। तो उसके लिए कैसे याद करेंगे, चलिए आपसे जब भी अगर उपकला उत्तक के बारे में पूछे कि विस्तृत से वर्णन करें तो उपकला उत्तक के बारे में लिख दिए। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद लिखेंगे कि उपकला उत्तक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। दो भाग कौन कौन से हैं, एक होता है समान उपकला उत्तक और एक होता है मिश्रित उपकला उत्तक। सबसे फर्स्ट याद रखिए कि उपकला को दो भागों में बांटा गया, एक सिंपल में और एक मिक्स में, मतलब एक सभी मिला हुआ होगा और एक साधारण वाला है। तो ये दो प्रकार के उपकला उत्तक का उदाहरण है। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग अब पहला देखेंगे समान उपकला उत्तक। अब इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा, चाहे हम लोग समान उपकला उत्तक देखें या हम लोग मिश्रित उपकला उत्तक देखें, मिक्स्ड एपिथेलियल टिश्यू देखें, दोनों में 5-5 प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा समझ लीजिए, दोनों में अभी तो हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं, देख लिए हैं कि एक सिंपल एक मिक्स, लेकिन दोनों में 5-5 प्रकार आपको एपिथेलियल उत्तक का दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियल उत्तक। मानव शरीर में ये उपकला उत्तक एक समान आकार की कोशिकाओं की परत से बनी होती है। ये स्रावी तथा अवशेषी कोमल सतहों पर पाए जाते हैं। ये उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। आपने क्या समझा समान उपकला उत्तक में कि यह मानव शरीर में उपकला उत्तक एक समान आकार की कोशिका की परत से बनी होती है। मतलब जो समान है यह एक समान की कोशिका से बना हुआ एक परत होता है, लेयर होता है, जो जहाँ से यह कहाँ होता है, समान उपकला उत्तक कहाँ होगा, किस किस ऑर्गेन में होगा, तो यह वैसे होगा
जो जहाँ से सीक्रेट होता हो, वैसे ऑर्गेन जहाँ से श्रावण काम होता हो, जहाँ से कुछ न कुछ सीक्रेट होता हो, सीक्रेशन होता हो, और जहाँ से ऑब्जर्वेशन का काम होता हो, अवशोषण का काम होता हो, उस सतहों पर यह पाया जाता है एक लेयर के रूप में, और यही समान उपकला ऊतक होता है। तो क्या समझे समान उपकला के ऊतक में, कि हम यही समझे कि यह शरीर के वैसे भाग में होता है जहाँ से सिक्रेशन यानी श्रावण के काम होता है और अवशोषण के काम होता है, वहाँ पर यह मौजूद होता है समान उपकला ऊतक। ठीक है, और यह निम्न प्रकार के होते हैं। समान उपकला ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको अच्छे से, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होता। अभी तक आप क्या पढ़े कि ऊतक के बारे में जान लिए, ऊतक 4 प्रकार के होता है। फिर आगे हम लोग देखें पहला प्रकार को अच्छे से देख रहे हैं, एपिथेलियल को, उपकला को। तो उपकला को हमने देख लिया कि क्या होता है। अब उपकला में हम लोग देखें कि इसको 2 भागों, अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल और दूसरा मिक्स। ठीक है, अब दोनों में भी अलग अलग प्रकार है। पहला में भी 5 है और दूसरा में भी 5, यानी सिंपल में भी 5 और मिक्स में भी 5 आपके टाइप्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला है सल्की उपकला, एक्यूमस एपिथेलियल। सबसे पहला जो आपके सिंपल उपकला ऊतक के प्रकार है वह है सल्की उपकला। आपको अगर इंग्लिश में नाम डिफिकल्ट हो रहा हो, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हिंदी में दिक्कत आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है तो हिंदी में सीधा याद रखिए कि सल्की उपकला ऊतक। ठीक है, पहला प्रकार है समान उपकला ऊतक के, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस या फिर सल्की उपकला। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए सल्की उपकला अपनी आधार कला पर अवस्थित पतली चपटी छिलका जैसी कोशिकाओं से निर्मित एक परत होती है। साथियों ये परत वाला बात सब में आएगा, क्योंकि हम पहले ही देखे हैं कि उपकला ऊतक, एपिथेलियल ऊतक जो है यह एक अस्तर के रूप में किसी के आवरण यानी ढक कर रखता है, एक आवरण बनाता है, एक अस्तर बनाता है उस अंग पर जहाँ एपिथेलियल ऊतक मौजूद होता है। तो वहाँ पे एक झिल्ली नुमा अस्तर बना के उस ऑर्गेन पर रखता है, ढकने का काम करता है। समझ गए। तो ये तो अस्तर वाला बात सब में आएगा कि एपिथेलियल अपने अस्तर पर जो है होती है, अपनी आधार कलाओं के अस्तर पर होती है, और जब अस्तर पर होगा तो कहीं ना कहीं पतली छिलका चपटी जैसी रचना इसका होगा ही होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। इस परत की कोशिकाओं का कार्य गैसों तथा तरलों का आदान प्रदान करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का, सल्की उपकला ऊतक का, कि इस परत का यानी इस उपकला ऊतक का जो कार्य है, जो काम है, यह गैसों तथा तरलों का आदान प्रदान करना होता है इसका। ठीक है, मतलब जिस भी भाग में अगर सिक्रेशन होता हो वहाँ पे गैसों का और तरलों का आदान प्रदान इसी कोशिका के द्वारा किया जाता है। किस कोशिका के द्वारा? इसी बने हुए ऊतकों के कोशिकाओं के द्वारा। समझ गए। सल्की उपकला एक्वेमस जो है देख लिए। चलिए सल्की उपकला ऊतक हो गया पहला प्रकार सिंपल के। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार। ठीक है ना, क्यूब मतलब क्या होता है? घन होता है ना। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब होता है घनाकार उपकला। यह उपकला थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं, अंडाशय या डिंब ग्रंथियों की सतह पर या रक्त जालिका में पाई जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा उपकला ऊतक कहाँ पे पाया जाता है। समझ गए। क्योंकि हम इसमें से बहुत सारे चीज़ आपको जो है सिंपल रखने का प्रयास किए हैं, वरना अगर आप बुक में जाएंगे, बुक के लैंग्वेज पर, तो इसी घनाकार उपकला ऊतक को 4 से 5 लाइन में लिखा गया है, जिसको पढ़ने पर आपको दिमाग से बाउंस कर जाएगा। लेकिन मैं सिंपल लिखा हूँ कि घनाकार उपकला ऊतक, यह उपकला ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, जो उपकला ऊतक मतलब जो घनाकार उपकला ऊतक थायराइड ग्रंथि के पुटिका, अंडाशय और डिंब ग्रंथियों की सतह पर या रक्त जालिका में पाई जाती है। इतना तो याद रखना पड़ेगा कि यह थायराइड ग्रंथि के पुटिका, अंडाशय, डिंब ग्रंथि, रक्त जालिका, ये सब के सतह पर पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। समझ गए चीज़ को। चलिए तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। वो क्या चीज़ था? घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम लोग देख रहे हैं कोलुमनर एपिथेलियम मतलब स्तंभाकार। समझ गए, नाम से स्पष्ट है। कोलुम मतलब स्तंभ होता है और इसमें नर दे दिया है मतलब आकार, मतलब स्तंभाकार उपकला। अब यह स्तंभाकार कहाँ होता है? तो यह उपकला ऊतक उदर, छोटी आंतों में
आंतों के विभिन्न आकार की होती है। इनके द्वारा अवशोषण एवं स्रावन का कार्य होता है। अब एक चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा, हम लोग सिंपल उपकला में ऊपर देखे हैं कि यह मुख्यतः स्रावन के जगह पर और अवशोषण वाले जगह पर पाया जाता है। तो अब आपको पता चला कि अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अवशोषण का भी काम करता है ना, कि जो पोषक तत्व मिलता है जल वगैरह को बड़ी आंत अवशोषण करता है ना, तो एक प्रकार से अवशोषण होता है। और वहीं पर है कि अब छोटी आंत बड़ी आंत के जो है पाया जाता है वहाँ पे। तो ये स्तंभाकार ऊतक आपके पेट में छोटी आंत बड़ी आंत के विभिन्न आकार में वहाँ पे मौजूद होता है, जो स्रावन और अवशोषण का कार्य करता है। तो यह स्तंभाकार ऊतक हो गया, जो किस चीज़ का काम करता है, स्तंभाकार, श्वास, अवशोषण और स्रावन का काम करता है। कहाँ पे, पेट से लेके बड़ी आंत और छोटी आंत में। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग चौथा देखेंगे सिंपल एपिथेलियम का। सिंपल है रोमक उपकला, ठीक है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है रोमक उपकला। रोमक, रोमक का मतलब होता है जहाँ पे बाल हो, रोम हो, ठीक है। तो इस कोशिका के ऊपरी सिरे पर कुछ बाल जैसी आकृति होते हैं, इसको सिलिया कहते हैं। सिलिया से सिलिएटेड एपिथेलियम बना है और इसी को हम लोग रोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रचना में जो है बाल के आकृति का होता है, इसीलिए इसे जो है हम लोग रोमक उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ को। चलिए, ये उपकला कहाँ होता है, तो डिंब वाहिनी में होता है। और इस प्रकार की उपकला गर्भायिक नालिका की लाइनिंग में और श्वसनीय पैसेज में पाई जाती है। मतलब कहाँ कहाँ होता है रोमक उपकला, तो जहाँ जहाँ हल्का हल्का बाल दिखता होगा, बाल के आकृति का, वहाँ वहाँ ये मौजूद होता है। जैसे डिंब वाहिनी के में होता है, गर्भाशय नलिका में होता है और श्वसन पैसेज में होता है। और यहाँ सब पर जो है हल्का हल्का बाल की आकृति के होता है, इसीलिए रोमक उपकला कहा जाता है इसको। ओके, चलिए समझ गए चीज़ को। सबका इंग्लिश नीचे दिया गया है, आप लोग घबराइए नहीं, देख ही लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रंथिक उपकला है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की कोशिका से कुछ न कुछ स्रावित होता है, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ या थायराइड ग्रंथियाँ। इन सभी ग्रंथि से कुछ न कुछ स्रावित होते ही रहता है, बात सही है। और इसीलिए इसे ग्रंथिक उपकला कहते हैं, क्योंकि यह सभी के सभी ग्रंथियाँ में पाया जाने वाला उपकला ऊतक होता है, इसीलिए इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और इस प्रकार से सिंपल एपिथेलियम का टाइप समाप्त होता है। क्या क्या पढ़े हैं, स्क्वायमस पढ़े हैं, सल्की उपकला, घनाकार उपकला ऊतक, मिस, क्यूबॉइडल। उसके बाद हम लोग देखे हैं, ठीक है, कोलुमनर मतलब स्तंभाकार, ठीक है। उसके बाद और हम क्या देखे हैं, उसके बाद हम लोग एक और देखें यहाँ पे ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथि का उपकला और फॉलिकल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम, रोमक उपकला। तो ये 5 प्रकार आपके सिंपल ऊतक का है। मैं बार बार कहता हूँ, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कौन कहाँ पे होगा, किसका क्या काम है। जैसे रोमक है, रोमक है मतलब रोम के कहीं ना कहीं रोम की आकृति होगा इसके सिरे पर, केस के संरचना में होगा, और इस चीज़ को जान लेना है कि यह कहाँ कहाँ होगा, ठीक है ना। तो नाम से ही स्पष्ट है, सबका नाम और सबका काम स्पष्ट है। तो सबसे पहला आपका जिम्मेदारी है कि सिंपल में कितने हैं, 5 प्रकार, इसको जुबान पर याद रखें। उसी प्रकार से जब हम लोग मिक्स में अब चल रहे हैं, तो मिक्स वाले को भी जुबान पर याद रखें कि मिक्स वाले में कौन कौन प्रकार है ऊतक का। अगर ये सब नहीं रखते हैं याद, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हैं ना चीज़ को। इतना आसान आपको कोई नहीं बताने वाला है जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, मिश्रित उपकला, मिक्स या कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, जो दूसरे भाग है इसका। यह उपकला भी 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। मिश्रित उपकला 5 प्रकार की। पहला, श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला, मतलब वहाँ पे सिंपल में सीधा सल्की उपकला था, ठीक है ना, स्क्वायमस। लेकिन यहाँ पे श्रृंगी स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, मतलब श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला, ठीक है। अगर इंग्लिश में नहीं याद होता है तो इसको जो है हिंदी में ही याद रखें, बेटर रहेगा। श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला। और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं उनको तो इंग्लिश लिखना ही पड़ेगा, स्ट्रेटिफाई एकॉमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम। समझ गए। चलिए अब देखिए, ये श्रृंगी स्तरित उपकला ऊतक कहाँ होता है, तो इस प्रकार के ऊतक त्वचा में होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है, दांतों में के इनामिल में, ये सब पाया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ कठोर चीज़ें होता है वहाँ पे श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। चूँकि त्वचा भी आपका जो है क्या होता है, देखते होइएगा, नाखून भी आपका हार्ड, बाल भी आपका हार्ड, दांत का इनामिल भी हार्ड, और इस सब में आपके श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, एक अस्तर बनाता है,
ठीक है। एंड दूसरा है परिवर्तित या अनवर्तित उपकला, ठीक है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, परिवर्तित या अंतर्वर्ती उपकला ऊतक क्या होता है, देख लीजिए। यह उपकला कोशिकाओं की 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे याद रखना है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम या परिवर्तित या अंतर्वर्तित उपकला यह 3 परतों से कोशिकाओं के मिलकर बना है, ठीक है। इसका प्रकार उपकला गुर्दे, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग स्थित रहती है। कहाँ कहाँ होती है, तो यह जो है किडनी, मूत्रनली, यूरेथ्रा, ठीक है, ब्लेडर और मूत्रमार्ग वगैरह में ये सब स्थित होता है। मतलब किडनी से लेकर मूत्रमार्ग तक यह स्थित जो होता है वह परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला ऊतक होता है, जो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है, जो आपके कहाँ होता है, मूत्रीय तंत्र में स्थित होता है, नॉर्मली कहा जाए तो। समझ गए, चलिए ये हो गया। अब सी है असिरंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक। ऊपर में देखे हैं सिरंगी, ठीक है ना, सिरंगी। अब हम लोग देखेंगे असिरंगी। बस नाम में सिर्फ चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है। नाम में ऊपर हम लोग मिक्स वाला को देखे हैं कि सिरंगी स्तरित उपकला ऊतक। अब हम लोग देख रहे हैं असिरंगी स्तरित उपकला, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या होता है। इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश वाले मेरे भाई, स्ट्रैटिफाई एक्वमोशन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, ठीक है। चलिए यह उपकला, देखिए यह उपकला मूत्रमार्ग, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गुद्दा, ग्रासनली, मुख में गालों तथा होठों की आंतरिक सतह स्वच्छ मंडल में पाया जाता है। मतलब सीधा समझिए कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लचीला चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपके एक कहा जाए तो मांस टाइप से एक लचीला वाला चीज़ें हैं वहाँ पे है। जैसे योनि का ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ये सब क्या है, मांस का लुगदी टाइप का है, एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। ग्रास नली, मुख के गाल, होठ के आंतरिक सतह, ये सब क्या है, एक चिकना वाला और एकदम जो है आपके सॉफ्ट जो है सतह है, और उसी सब पर यह पाया जाने वाला आपके असिरंगी उपकला ऊतक है। साथियों सिरंगी वाला में क्या था कि यह मजबूत वाला चीज़ों में पाया जाता था, लेकिन असिरंगी वाला क्या चीज़ है कि असिरंगी वाला सब के सब जो है आपके एकदम सॉफ्ट वाला और चिकने सतह पर पाया जाने वाला है। देख लीजिए ना, आपके ही हिसाब से मूत्रमार्ग हो गया, योनि हो गया, गर्भाशय सर्विक्स हो गया, गुद्दा हो गया, ग्रसनी हो गया, गाल हो गया, होठ के आंतरिक सतह हो गया, इस सब के सब क्या है, एकदम सॉफ्ट और एकदम चिकना सतह होता है, और इस सब पर ये असिरंगी वाला पाया जाता है। तो तीसरा देख लिए। चौथा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, स्तरित स्तंभाकार, मतलब स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथियों स्तरित स्तंभाकार उपकला, ठीक है। स्तरित देख लीजिए यहाँ पे स्तरित स्तंभाकार, ठीक है ना, स्तरित स्तंभाकार बहुत आसान है, बस इसको आपको समझना है। स्तरित स्तंभाकार है मतलब स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यह उपकला कम अंगों में पाया जाता है। मतलब जो स्तरित स्तंभाकार है, यह आपके कन्फ्यूजन मत होइएगा, ऊपर में जो था, ठीक है ना, ऊपर में जो था वह सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल या कोलुमनर था, वहाँ पे कोई अस्तर फस्तर नहीं था। लेकिन बी वाला में जो हम मिक्स देख रहे हैं, इस सब में जो है स्तरित वाला है, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग सिरंगी स्तरित देखे हैं, एक असिरंगी स्तरित देखे हैं, एक परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला देखे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्तरित स्तंभाकार। तो यह कम अंगों में पाया जाता है, जैसे पुरुष का मूत्रमार्ग के अग्रिम जो भाग होता है उसको ढकने वाली त्वचा, गुदा का आंतरिक श्लेष्मा कला आदि की आंतरिक सतह पर अस्तरित रहती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्तरित स्तंभाकार उपकला देख रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब हो गया कि पुरुष का जो मूत्रमार्ग जो पेनिस होता है, सीसन, उसके जो टोपी आगे वाला जो जैसे देखिए इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का ये भाग है। तो इस पे जो स्किन होता है ऊपर से चढ़ा हुआ, इस स्किन जो होता है, यह स्किन इसी स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना होता है, ठीक है, जो ऊपर से टोपी को ढक कर रखता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, और उसी प्रकार से यह गुद्दा, समझ गए ना, गुद्दा के श्लेष्मक कला में भी मौजूद होता है, सतह बनाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए रोमक, ठीक है ना, रोमक स्तंभाकार। ऊपर में हम लोग देखे हैं सीधे क्या चीज़, सिलियाटेड
सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, देखे है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, मतलब रोमक तो होगा ही होगा, साथ में वह अस्तर भी होगा और वह स्तंभ के रूप में होगा और उपकला होगा। मीन्स यह वैसे जगहों पर होगा जहाँ पे बाल भी निकलता हो और वह एक अस्तर में होता हो। जैसे नाक के आंतरिक सतह में, आप लोग के नाक के आंतरिक सतह में बाल निकलता है ना, तो वही जो बाल निकलने वाला जो ऊतक होता है, तो वह अस्तर जहाँ पे बाल निकलता है वह जो है रोमक स्तंभाकार उपकला होता है, ठीक है। यह रोमक उपकला समस्त श्वसन मार्ग पर श्वसन नलिकाओं तक रहती है। यह स्वरज्जु तथा ग्रसनी पर स्तरित नहीं होता है। मीन्स यह वोकल कॉर्ड और फेरिंग्स पर नहीं होता है, यह श्वसन नली पर होता है संपूर्ण पर। और नोजल जो हमारा सरफेस होता है नाक का सतह आंतरिक जहाँ पे बाल निकलते हैं, वहाँ पर यह रोमक स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है जहाँ पे रोम निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिक्स वाला भी 5 हम लोग देख लिए। कौन कौन इसमें 5 देखे हैं तो देख लीजिए, आसान है। पहला सिरंगी स्तरित सल्की उपकला, ठीक है। इसी का एक आगे प्रकार देखें, असिरंगी स्तरित उपकला, एक परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला, ठीक है। एक हम लोग देखे हैं स्तरित स्तंभाकार उपकला और एक देखे हैं रोमक स्तंभाकार उपकला, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एपिथेलियम ऊतक समाप्त होता है। नीचे यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वाले सब चीज़ यहाँ पे आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंग्लिश मीडियम का है, आप लोग वहाँ से आप चीज़ों को मेंटेन कर लीजिएगा। PDF सबको मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ओके। चलिए, ये चीज़ हो गया। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो कि बिहेवियर साइंस से है। बहुत शानदार प्रश्न है, प्रश्न को देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बिहेवियर साइंस से है। ये प्रश्न 10 नंबर 5 नंबर दोनों में पूछता है। 10 नंबर में कैसे पूछेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपसे प्रश्न करेगा कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। ये तो मैं डिफिनीशन में आपको बता दिया कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षमता, एक ऐसा योग्यता होता है जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है ना, अपने प्रतिकूल परिस्थिति में भी, ठीक है, मतलब अपने से विपरीत कंडीशन स्थिति में भी अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर लेता है, सबसे हिल मिल के रहता है, ठीक है, अपने बुद्धि विवेक का अच्छा से उपयोग करता है। तो उसी क्षमता को हम लोग मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं ना। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ में आपसे ये भी पूछेगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का विशेषता या गुण बताए। अगर 10 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो कहेगा कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका विशेषता और गुण बताए। अब देखिए, ये प्रश्न ऐसा है, कॉमन क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े हुए भी आप इस चीज़ को सिर्फ जान लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, जो कि मैं आपको डिफिनीशन में ही बता चुका हूँ। तो आप इतना मात्र जान लेने से आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे आपको समझना पड़ेगा कुछ। आप जब एग्ज़ाम में जब पढ़ेंगे ना टोटल चारों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अपने दिमाग के यूज करके आप उसको डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, ये बातें अलग है कि लिखने की तरीका होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन को आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बहुत लोग दिमाग लगाते ही नहीं हैं, गलत करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे आप दिमाग लगा के बिना पढ़े हुए लिख सकते हैं, चलिए देख लीजिए। जैसे हमको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिखना है, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको कितना पढ़ा चुका हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब अपोजिट कंडीशन में भी सामना जो है धैर्यपूर्वक करता है और वह उसके भावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है, किसी भी स्थिति से घबराता नहीं है, डट के सामना करता है और अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। और इन्हीं सारे तमाम जो है क्षमताओं, योग्यताओं को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट साहब हैं जो बहुत प्रचलित है, जिनको हम लोग कट्स और मोसले के नाम से जानते हैं। कट्स और मोसले जानते हैं, ठीक है। अब कट्स और मोसले ने क्या कहे इसके बारे में देख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है, सही बातें हैं, जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थिति से अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। बहुत शानदार, उसी चीज़ को कट्स और मोसले ने बताया और इनके नाम के बाद अगर आप लिखते हैं कट्स और मोसले के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जिससे हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही जो है मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। यह कष्ट और मोसले ने बताया, और तो यह एक बेहतर डिफिनीशन है। समझ गए, एक लाइन का चीज़ें समझ गए। चलिए, अब देखिए कैसे दिमाग लगा के लिख सकते हैं इस चीज़ को, आगे देखिए। अब कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है जो अपने क्षमता, अपने विवेक
मतलब सब चीज़ को अपने अंडर काबू किया हुआ है, अपने आप पर कंट्रोल है। तो वैसे व्यक्ति जो एक विवेकपूर्ण हो, एक मानसिक उसका संतुलन बढ़िया हो, वैसे व्यक्ति में क्या क्या गुण और क्या क्या विशेषता हो सकता है। अब इस चीज़ को लिखना है, बताना है हमको 1.5 पेज में, 1 पेज में, 2 पेज में, जितना में भी बताएं, तो यह निर्भर हमारे ऊपर करता है। क्या हम किसी मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति, एक बढ़िया व्यक्ति में हम उसके गुण को, उसके विशेषता को नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो रही बात लिखने की तरीका की, चलिए हम बताते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जीवन की समस्या व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होता है। इससे व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बातें हैं कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जीवन की समस्या व कठिन परिस्थितियों को हल करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति में निम्न लक्षण या गुण पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं, चलिए देखिए। पहला है आत्ममूल्यांकन की क्षमता। जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होते हैं, उनके अंदर अपने आप को जो है एवेल्युएशन करने का, सेल्फ जो है एवेल्युएट करने का, मतलब जांचने का जो है क्षमता होता है कि क्या गलत है हमारे अंदर, क्या सही है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। इस चीज़ को जो है जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह पहचानते हैं अपने आप को और अपने क्षमताओं को और अपने मूल्यांकन को वो जानते हैं, अपने गुण अवगुण को जानते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होते हैं वह व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी सामंजस्य बनाते हैं। मीन्स उनके अंदर सामंजस्यशीलता होता है, वो जो है एडजस्टेबिलिटी होती है उनके अंदर अपोजिट कंडीशन में भी। जैसे बहुत ज़्यादा भय का माहौल बना हुआ है, तो एक संतुलित व्यक्ति, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति, वह भय के वातावरण में भी अपने आप को खड़ा रखेगा, डट के सामना करेगा और वह उस कंडीशन से आसानी से निपट लेगा। यानी यह उसके मानसिक संतुलन को ही दर्शा रहा है। तो ये जो है आपके प्रतिकूल परिस्थिति किसी भी चीज़ों में, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों में सामंजस्य बनाना ही सामंजस्यशीलता कहलाता है। तीसरा जो गुण और लक्षण हो सकता है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में, वह लक्ष्य निर्धारण, गोल डिटर्मिनेशन। एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो लक्ष्य होता है वह लक्ष्य एक निर्धारित होता है, एक टारगेट होता है। समझ गए चीज़ को? तो जो मानसिक रूप से बेहतर व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे सोचते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो व्यक्ति अपने गोल के प्रति हमेशा काम करते हैं और एक गोल लेकर चलते हैं, ठीक है। कुछ न कुछ उनके जीवन में लक्ष्य निर्धारित रहता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो हमेशा प्रयत्न रहते हैं और यह उनके लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायता भी करता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। तो लक्ष्य निर्धारण एक बहुत बड़ा गुण होता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का। चौथा है संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनली मैच्योरिटी। आप चीज़ों को सुनिए, ये क्या लिखा है तो पीडीएफ मैं दे ही दूंगा, आप चीज़ों को सुनिए, सुनकर दिमाग में बैठाइए। संवेगात्मक में इमोशनल मैच्योरिटी, जैसे देख लीजिए, प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, चिंता, आश्चर्य, ये सब के सब इमोशनल है। आगे आप पढ़ेंगे इमोशन क्या होते हैं, तो इमोशन के टाइप्स में ये सब आएगा आपका। प्रेम, घृणा, क्रोध, चिंता, भय, आश्चर्य, ये सब आपके इमोशन होते हैं। अब देखते होइएगा कि कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो थोड़ी थोड़ी बातों पर इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, ठीक है। मीन्स उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार में डूब जा रहा है। तो ये सब इमोशनली मैच्योरिटी को बताता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होगा, परिपक्व होगा, वो व्यक्ति में जो है इमोशनली मैच्योरिटी होगा, संवेगात्मक परिपक्वता होगा। वो चीज़ों को, कंडीशन को समझेगा, उसी अनुसार वह फैसला लेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं हड़बड़ा के कि बात बात पे क्रोधित हो जाए, चिंता सताने लगे, भयभीत हो जाए, घृणा करने लगे, किसी से एक दो बातें के बाद ही उससे प्रेम होने लगे। तो ये सब इमोशनली होता है और इसमें मैच्योरिटी एक संतुलित और एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति को बताता है। समझ गए? चलिए पांचवा में है यौन संबंधी परिपक्वता, सेक्सुअल रिलेटेड मैच्योरिटी। अब एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वह उनके अंदर सेक्सुअलिटी डिजायर जो होता है वह संतुलित होता है। यौन इच्छा जो होता है उस व्यक्ति में संतुलित होता है और वह उसी अनुसार यौन इच्छा की पूर्ति करता है जिस हिसाब से समाज और संस्कृति उसे आज्ञा देती है, मान्यता देती है। जैसे शादी के बाद लोग करता है नॉर्मली और इसको समाज भी एक्सेप्ट करता है, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होता है।
लेकिन अगर कोई गलत तरीके से किसी को छेड़छाड़ करे तो यह समाज बर्दाश्त नहीं करता है, यह गलत होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से संतुलित होता है उसके अंदर इच्छा, यौन इच्छा भी संतुलित होता है और वह समय के साथ जो है अपने यौन इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो ये जो है यौन संबंधी परिपक्वता भी व्यक्ति के अंदर मानसिक संतुलन को बताता है। जो पागल व्यक्ति होगा, देखते होइएगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्स से रिलेटेड बातें, बहुत ज़्यादा इसके प्रति एग्रेसिव, ये सब आते रहता है एक मानसिक रूप से डिप्रेस व्यक्ति या मानसिक रूप से पागलपन वाले व्यक्ति में। ठीक है। छठा देखिएगा, संतुलित इच्छाएं, बैलेंस डिजायर। मतलब एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो इच्छा होता है वह बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है। मतलब वह जो है क्या होता है कि उसका जो चीज़ें हैं, जो इच्छाएं हैं वह सीमित होती है, संतुलित होती है। मतलब वह अपने आप को जानता है, अपने योग्यताओं को, और उसको उसके क्षमता और योग्यता के अनुसार जो भी मिल जाता है वह उससे संतुष्ट होता है, वह संतुलित होता है। ठीक है। वह जो है सीमित और अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के अनुसार अपने आप को सम्मान और धन का लालसा रखता है। उसे ये नहीं रहता है कि हम काम करें 2 पैसा का और हमें उम्मीद हो जाए 4 पैसा आ जाए। इस प्रकार के अगर आप कामना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप 1 रुपये के काम कर रहे हैं तो आपको 2 रुपये हो सकते हैं, 1 रुपये हो सकते हैं, लॉस लग सकता है। आप 4 रुपये की कामना करना सही नहीं है। बेनिफिट जितना हो जाए सही है, लेकिन आप एक कामना कर लिए कि हमें 1 रुपया में 1000 रुपया ही हो जाए, एक गलत चीज़ें हैं। हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आप कामना नहीं कर सकते हैं कि 1000 रुपया हो ही जाएगा। तो ये सब व्यक्ति के संतुलित इच्छाएं नहीं होती है। संतुलित इच्छाएं वो होती है जो हमारी योग्यता के अनुसार, जो हमारे क्षमता के अनुसार हमें जो मिल जाए और उसी में ही हम अपना इच्छा सीमित रखें, संतुलित रखें, वही जो है हमारा संतुलित इच्छा होता है, बैलेंस डिजायर होता है। समझ गए। 7वां देखिएगा, वो है नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। जो एक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका लाइफ, रेगुलर लाइफ, दिनचर्या व्यवस्थित होता है। वह प्लानेट तरीक़ा से काम करता है, जैसे कब जगना है, कब खाना है, कब पीना है, कब क्या करना है, उसके डेली लाइफ में रेगुलर चलते रहता है, यानी उसका जीवन नियमित चल रहा है। लेकिन जो एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। कब जगेगा, कब खाएगा, कब नहाएगा, नहीं नहाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, कोई ठीक उसका नहीं रहता है। एक दिन खूब पढ़ेगा, 2 दिन खूब सोएगा। इस प्रकार से वह जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति चलते रहता है। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसका जीवन रेगुलर एक समान हमेशा चलते रहता है। तो ये जो है रेगुलर लाइफ एक विशेषता, एक गुण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है संतोषी जीवन। जैसे संतुष्टप्रद होते हैं जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अपनी हार में भी जो है, अपनी हर गतिविधि, हर एक्टिविटी में अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री महसूस करते हैं। अपने परिवार, समाज, व्यवसाय और आर्थिक स्तर से पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। वह व्यक्ति संतोषी होता है, उसका जीवन संतोषी होता है। और वैसे ही व्यक्ति संतोषी और संतोषी जीवन होता है जो व्यक्ति क्या होते हैं, मानसिक रूप से ठीक होते हैं, संतुष्ट होते हैं, मानसिक रूप में उनका बिल्कुल स्वस्थ होता है। वैसे ही व्यक्ति में ये सारे चीज़, चाहे वो आपके व्यवसायिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, ये सबसे संतुष्ट होते हैं। ओके। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का भूख एवं नींद की संतुलित मात्रा, बैलेंस क्वांटिटी ऑफ हंगर एंड स्लीप। अब एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति, उसके जो स्वास्थ्य होता है, भूख और जो नींद होता है, इसको एक संतुलित मात्रा में लेते हैं। जैसे 6 घंटा सोना है तो 6 घंटा से 7 घंटा ही सोएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 से 7 घंटा सोना है तो एकेदा जो है 12 घंटा 18 घंटा सोए रहे, तो ऐसा नहीं करते हैं। वह भूख भी संतुलित लेंगे और नींद भी जो है संतुलित लेंगे, खाना भी संतुलित और नींद भी संतुलित लेंगे। ठीक है। और न तो उनमें भूख और नींद की अतिशयता होती है और न ही न्यूनता। मतलब एक ऐसे व्यक्ति, न उसमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत हो, न ज़्यादा खाना की ज़रूरत हो, वैसे व्यक्ति का जो जीवन होता है वह भूख और नींद दोनों संतुलन से चलता है। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट है। आप चाहें तो इस 9 पॉइंट को 18 पॉइंट में भी आप बना के लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किन किन चीज़ों को कर सकता है अपने लिए, अपने आप को
अपने हर एक जीवन में। तो इस प्रकार से एक मानसिक व्यक्ति का जो स्वस्थ हो उसके लक्षण या विशेषता या गुण कुछ भी पूछे इस चीज़ को लिख देना है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा जो समझे हैं, इंग्लिश वाले यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मैं आप ही लोग के लिए मेहनत करके इतना समय का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग को हर एक चीज़ प्रोवाइड कराऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।